नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। यानी कि हम भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन जो प्रावधान हैं या जिसको हम आपातकालीन शक्तियां कहते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। और उन्हीं के अंदर हम जो कहें तीसरी आपातकालीन शक्तियाँ या आप जिसे अंतिम आपातकालीन शक्तियाँ भी कह सकते हैं, और उनका नाम है वित्तीय आपातकालीन शक्तियाँ, यानी कि जिसे आप आम भाषा में वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं। तो आज हम उसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में क्यों किया गया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, इसका स्रोत क्या है, तो इन सभी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे जुड़े हुए अनेक पहलू, अनेक प्रावधान और उससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो बिना किसी औपचारिकता के आज के कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालना है और हेडिंग होगा वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, वित्तीय आपातकाल, सबसे पहली चीज तो जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वित्त यानी कि रुपया, पैसा, आपको समझ में आ रहा होगा, साख, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि यदि हमारे देश में वित्त से संबंधित ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जिससे हमारे देश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, हमारे देश की साख पर प्रभाव पड़ता है, हमारे देश में वित्त का संकट खड़ा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में लगाए जाने वाला आपातकाल क्या कहलाएगा, वित्तीय आपातकाल। उम्मीद करता हूं आपको नाम से ही आपको इसकी परिभाषा समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बात करते हैं इसके कार्यक्षेत्र के बारे में, अर्थात इसका जो फंक्शन है वो कहाँ है, किस प्रकार से कार्य करेगा, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध करता है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, या उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हम पढ़ेंगे वो सभी यहाँ सिर्फ एक ही अनुच्छेद में है। देखो दोस्तों, हमने जब राष्ट्रपति शासन की बात की थी, उससे पहले हमने नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की बात की थी, तो उससे संबंधित अनुच्छेद दूसरे भी थे। जैसा कि मैं बात करूं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब हमने अनुच्छेद 352 पढ़ा, तो 352 के साथ जो प्रभाव था वो 353, 354 और 355 के साथ साथ अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 पर भी पड़ता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 353, 354, 355 और 358 और 359, ये सभी उससे संबंधित है। इसी प्रकार जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 356 में स्पेशली इसके जो है प्रावधान किए गए। लेकिन
जब हम वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल से केवल एक ही अनुच्छेद संबंधित है और वो है अनुच्छेद 360। यानी कि जितने भी प्रावधान आज हम पढ़ने वाले हैं वो सभी कहाँ हैं? अनुच्छेद 360 में है। अब मैं टू द लाइन, जैसा हम हमने पिछली कक्षा में जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन को पढ़ा है, उसी प्रकार हम उसी फॉर्मेट में इसे भी पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका एक फॉर्मेट बना रहेगा और आपको आपातकाल से संबंधित चीज़ें सारी एक साथ और लंबे समय तक याद रहेगी। तो चलिए दोस्तों, पहली बात ये। अब दूसरी बात कि वित्तीय आपातकाल लगेगा कहाँ। यदि हम बात करें क्षेत्र की, क्षेत्र तो मैं आपसे कह दूं भारत या उसके राज्य के किसी राज्य क्षेत्र पर, उसके, ऐसा आप लिख लो इसको, उसके राज्य के किसी क्षेत्र पर। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, अब तक जो हम पढ़ते आए हैं संपूर्ण भारत या कुछ भाग या भारत का कोई भूभाग, यानी कि वित्तीय आपातकाल भी सेम जैसा आपका राष्ट्रीय आपातकाल या तो पूरे भारत में लगाया जा सकता है या जिस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तो उस क्षेत्र विशेष में ये वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसा कि अभी आप जैसे हमारे यहाँ पर कोविड-19 की समस्या चल रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दोस्तों, यदि 2020 तक मैं बात करूं, अगर ये कोविड-19 से संबंधित जो समस्याएं हैं, अगर इनका समाधान नहीं हुआ, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई और ये ज़्यादा स्प्रेड हो गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि 2021 में हो सकता है भारत को फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। इसका कारण, क्योंकि देखो दोस्तों, जब तक आमदनी नहीं होगी तो सरकार भी पैसा खर्च कहाँ से करेगी। सरकार के का भी क्या है? रेवेन्यू है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, अन्य प्रकार के कर हैं, तो जिससे सरकार को आय होती है, इनकम होती है, उसी के बेसिस पे सरकार पैसा खर्च करती है। सेम आपके परिवार का जो सिस्टम है, आप वो एक देश का सिस्टम समझ सकते हैं। यानी कि जैसे आपके परिवार में जितनी आय होती है उसी के अनुरूप आप लोग खर्च करते हैं, उसी प्रकार एक देश में भी हम बात करें, भारत में जो आय होती है उसी के अनुरूप खर्चा किया जाता है। यदि आप परिवार में कोई बड़ा फंक्शन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है। इसी प्रकार जब भारत कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो वो भी क्या करता है? उधार लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बुलेट ट्रेन का उदाहरण सुना होगा, तो आपको ये पता है बुलेट ट्रेन हमने कहाँ से ले रहे हैं? जापान से, और हमने इसके लिए जापान से ही कर्ज लिया है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यानी कि वित्तीय आपात की परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होंगी, ये बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अभी वर्तमान में आपको पता है आपके परिवार की आमदनी भी प्रभावित हुई है। जो सरकारी सेवाओं में हैं उनको तो इतना अधिक जो है प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। आप खुद भी तो स्टूडेंट्स हैं। अभी देखो कोचिंग संस्थान वगैरह सब बंद है, तो जो कोचिंग संस्थान से संबंधित टीचर्स, फैकल्टीज सभी हैं, तो उनके सामने भी रोजगार का समस्या खड़ी हो गई है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जब लंबे समय तक उत्पन्न रहती हैं, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ऐसी परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमने क्षेत्र की बात कर ली, अब हम बात करते हैं आधार की।
यानी कि किस आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। भारत या उसके किसी भूभाग पर या उसके किसी भाग पर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं भूभाग, भारत या उसके किसी भाग पर वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यह याद रखना। आधार क्या होगा, आधार यही है कि वित्तीय स्थायित्व, देखो, या साख। अब आप फैमिली के उदाहरण के तौर पे देख लो। देखो, वित्तीय स्थायित्व आपके परिवार में जो आमदनी के स्रोत हैं, यदि वो स्थायी हैं, इससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं है। देखो दोस्तों, मैं सामान्य आपका जो रहन सहन है उसी से संबंधित समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको अन्यथा नहीं लें, ठीक है, लेकिन इसको आप समझने का प्रयास करें। अब आपके परिवार की जो वित्तीय स्थायित्व है वो किस पे जुड़ा हुआ है, रोजगार पे। समझ के मान के चले, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपके जो वित्त के स्रोत हैं यदि वो स्थायी हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोविड-19 के कारण अब आपके परिवार पर क्या हो गया है, वित्तीय स्थायित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है। हुआ या नहीं हुआ? काफी आपके परिवार में से काफी लोगों के रोजगार बंद हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट्स बंद हैं। सरकार ने अभी परमिशन दी है और अभी भी क्या है, कोरोना संक्रमण का खतरा है। कभी भी वापस सरकार कह सकती है, अगर ज़्यादा महामारी फैली तो वापस लॉकडाउन किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ, वित्तीय स्थायित्व या जो साख है उसको खतरा उत्पन्न हुआ नहीं हुआ। दोस्तों, आप मानते हैं इस बात को? तो ऐसी परिस्थितियां देश में भी उत्पन्न हो सकती हैं, हो सकती नहीं हो सकती? क्योंकि देश भी तो देश भी कब चलता है, व्यापार पर। हम दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदते हैं और हमारे देश की वस्तुएं दूसरे देशों को बेचते हैं, और उसी के दम पे हमारा क्या चलता है, देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, इसीलिए तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप मेक इन इंडिया उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो शायद आप उनकी इस बात का अर्थ नहीं समझ पाए। उनकी इस बात का अर्थ यही है कि भाई आप जितना अधिक हो सके आप भारत के उत्पादों का प्रयोग कीजिए, अन्यथा यदि आपने विदेशी ब्रांड्स का अधिक उपयोग किया तो ऐसा वो दिन दूर नहीं है जब भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, यदि आप विदेशी ब्रांड खरीदेंगे तो वो क्या करना पड़ेगा, विदेश से हमें परचेस करना पड़ेगा, और हमारा पैसा कहाँ जाएगा, विदेश में जाएगा। यानी कि वहां से कोई भी माल मैन्युफैक्चर होकर कहाँ आएगा, हमारे यहाँ आएगा। तो हमारा पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ चला गया, विदेश में चला गया। वहीं आपने किसी भारतीय कंपनी का यदि प्रोडक्ट खरीदा है, कंपनी भी भारतीय होनी चाहिए दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। मेड इन इंडिया होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेड इन इंडिया में भी कुछ परसेंटेज जो होता है विदेशी कंपनियों का होता है, जो उन्होंने यहाँ स्टेब्लिश करी है। यहाँ के लोगों को रोजगार अवश्य मिलता है, सरकार को टैक्स अवश्य मिलता है, चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ यही है, यदि आपने भारतीय कंपनियों के उत्पाद खरीदे तो उससे कभी भी भारत पर वित्तीय स्थायित्व का खतरा उत्पन्न होने की संभावना न के बराबर हो जाती है दोस्तों। कारण भारत का पैसा भारत में है
और हमने वो चीज प्रोडक्ट करके किसी दूसरे देश को यदि हमने वो बेची है तो इससे क्या होगा, इससे हमें इनकम होगी, आय होगी। यानी कि हमारे पास दूसरे देश से, मान लीजिए ये इंडिया है और इंडिया से हमने कोई भी माल मैन्युफैक्चर करके अपना देश, मान लो बांग्लादेश है, आप यूं ही समझ लो पड़ोसी देश को ही हमने बेच दिया, ठीक है साहब। अब हम लगातार माल बेचे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। और जब इनकम बढ़ जाएगी तो हमारे वित्तीय स्रोत कैसे हो जाएंगे, मजबूत, क्योंकि हमारा क्या है, खर्चा तो कुछ है ही नहीं। अगर हम दूसरे देश से माल खरीदते गए और हम निर्यात नहीं कर पाए तो ऐसी परिस्थितियों में यह वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा उत्पन्न होता है। इसीलिए बार बार भारत के प्रधानमंत्री हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो हैं, वो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया उत्पादों का जो हम प्रयोग करें, भारत के अंदर जिन उत्पादों का निर्माण हो रहा है उनका प्रयोग करें, या आप भारतीय उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा जो पैसा होगा वो भारतीय सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि आप एक परिवार के रूप में समझ लीजिए, आपकी फैमिली है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास आपने कोई प्रोडक्ट घर में बना के बेचना शुरू किया तो आपको इनकम होती गई, आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, आपके पास खूब पैसा हो जाएगा। और यदि आपने ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते गए, एक दिन ये कंपनी क्या हो जाएगी, आपका परिवार क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि आपके पास देनदारियां देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा नहीं सोचें क्लास लंबी हो रही है। देखो दोस्तों, कंसेप्ट समझना जरूरी है। पढ़ने के लिए तो किताबें ही बहुत हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, दुनिया भर की है, जो किताब उठाओ आप उठा के पढ़ लो। लेकिन यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ताउम्र अगर आपको कोई पीट पीट कर भी बाहर निकालना चाहे कि भाई आप ये कंसेप्ट बाहर निकाल दो, कि नहीं, फिक्स है भाई, अब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर हो गई, वित्तीय स्थायित्व और साख के ऊपर खतरा उत्पन्न कैसा होता है, तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद में देखो, क्षेत्र हो गया, आधार हो गया, इसके बाद में घोषणा का तरीका जो है हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस प्रकार से की जा सकती है। तो मैं यहां कहूं, राष्ट्रपति द्वारा उसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, 1 मिनट। तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका के समान ही आदेश जारी करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है दोस्तों। अर्थात जिस प्रकार से मैं आपके सामने बात करूं कि राष्ट्रपति एक कार्यपालिका के आदेश जारी करते हैं, कार्यपालिका के लिए कोई भी आदेश जारी किया जाता है, उसी प्रकार वित्तीय आपातकाल के लिए कोई विशेष प्रकार से आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ता है, जस्ट कार्यपालिका के समान ही, कार्यपालिका के समान ही आदेश जारी करके घोषणा की जा सकती है। अब देखो दोस्तों, कार्यपालिका के समान आदेश, तो यहां से आपको एक बात ये चीज समझनी है कि देखो, राष्ट्रपति कार्यपालिका के जो आदेश जारी करता है, पहली बात तो वो किसकी सलाह पर जारी करता है,
सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो यही है कि यहां पर राष्ट्रपति कार्यपालिका के जितने भी आपके आदेश जारी करेगा वो किसकी सलाह पर करेगा। तो आप सभी को ये मुख्य रूप से याद है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के जितने भी आदेश जैसे काम हम कहे विधायिका के अध्यादेश मंत्री परिषद की सलाह पर जारी करता है। देखो दोस्तों, यहां मंत्री परिषद है, ना कि मंत्रिमंडल, गलती नहीं करना है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो तो वहां मंत्रिमंडल होगा, लेकिन यहां क्या है, मंत्री परिषद। तो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति ऐसा करेगा। संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जब जजमेंट देता है तो उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति विवेक से कोई भी कार्य नहीं करेगा। वो जो भी काम करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। तो यहां आप नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा मंत्री परिषद की सलाह पर। यहां देखो दोस्तों, मंत्री परिषद भी कौन सी है, संघीय मंत्री परिषद। अब वो एग्जामिनर जो है राज्य मंत्री परिषद भी दे सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के साथ संघीय और राज्यपाल के साथ राज्य मंत्री परिषद। जब भी हम पढ़ेंगे तो थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखना, यूं नहीं है कि सर आपने बताया नहीं या लिखाया नहीं, ऐसी कोई समस्या बाद में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। तो ये तो आपके सामने एक एक्चुअल फैक्ट हो गया कि भाई ये चीज तो फिक्स है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान में क्या लिखा गया है, उसको भी मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूं। यदि भारत के राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत के या संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर वित्तीय स्थायित्व या साख को कोई खतरा उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होने पर भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो जो लाइनें मैंने अभी बोली वो आप नीचे कोष्टक में लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहां से काफी सारी चीजें समझ में आई। अब यहां से सवाल क्या बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो जिससे आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी। पहला तो सीधा ये पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360 में, या वित्तीय आपात के प्रावधान अनुच्छेद 360 करता है। अनुच्छेद 360 संबंध है वित्तीय आपात से, ठीक है। वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है संपूर्ण भारत में एक साथ, केवल किसी राज्य में, सुनना, किसी भी भूभाग पर, उपरोक्त सभी दोस्तों, किसी संपूर्ण भारत में भी हम लगा सकते हैं, किसी राज्य पर भी हम लगा सकते हैं, और उसके किसी जिला विशेष पर भी सरकार लगाना चाहे तो वो भी लगा सकती है। तो संपूर्ण भारत या कुछ भाग। तो यदि हम इसकी जो हमारी संविधान की लैंग्वेज है उसकी बात करें तो भारत एवं उसके राज्य के किसी भी क्षेत्र पर। क्लियर है, ठीक है। आधार क्या होगा कि साहब वित्तीय आपातकाल किस आधार पे लगाया जाएगा, तो इतना याद रखो, ये सारी चीज आपको याद रह जाएगी, क्योंकि आपने जब क्षेत्र पढ़ा तो उसी क्षेत्र पर क्या होना चाहिए, वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा उत्पन्न होना चाहिए। दैट्स इट। इतना हमें आधार में ध्यान रखना है कि भारत या उसके राज्य के किसी भी क्षेत्र पर वित्तीय स्थायित्व या साख को जब भी खतरा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है साहब। घोषणा कौन करेगा, तो आपको पता है तीनों ही प्रकार की घोषणाएं कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि आपातकालीन प्रावधान किसकी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की शक्ति के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, आपातकालीन प्रावधान।
तो सबसे बेहतर चीज यही है कि सभी प्रकार की जो घोषणाएं कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की तो शक्तियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए कि साहब घोषणा का तरीका क्या है। तो देखो, कार्यपालिका के समान ही आदेश जारी करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने दोनों जगह हमने जब पढ़ा था तो वहां पर भी हम बात करें राष्ट्रपति शासन में, तो राष्ट्रपति शासन में जब हमने बात की थी कि घोषणा का तरीका, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। वहां ऐसा एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन यहां सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका के समान ही आदेश जारी करके घोषणा की जा सकती है। अब आदेश जारी करके कब करेगा? जब राष्ट्रपति को स्वयं को, ध्यान रखना वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या उसके किसी भूभाग पर वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा उत्पन्न हो गया है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्लियर है? एक एक चीज। अब वास्तव में आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या पूछा जाएगा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? संघीय मंत्रिमंडल, संघीय मंत्रिपरिषद, सुनना, प्रधानमंत्री की सलाह पर, और नीचे लिखा होगा उपरोक्त सभी। अब यदि आप एक तरीके से देखें तो ये तीनों ही आंसर राइट हैं। क्यों? संघीय मंत्रिपरिषद, सबसे पहले संघीय मंत्रिमंडल, तो संघीय मंत्रिमंडल संघीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आता है। संघीय मंत्रिपरिषद यानी देखो, ये पूरा एक संघीय मंत्रिपरिषद है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां बता देता हूं। सपोज करो ये पूरा संघीय मंत्रिपरिषद है, इसी के अंदर ये मंत्रिमंडल है, यानी कि जो ये मंत्रियों का पूरा समूह है, ये पूरा क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद। काफी लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं उनको क्लियर कर देता हूं। देखो, ये पूरा बड़ा वाला गोला क्या है? हम मान के चलते हैं कि पूरा मंत्रिपरिषद है, उसी के अंदर एक छोटा सा भाग यानी कि कुछ मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल कहलाता है। ठीक है, और इसी मंत्रिमंडल का जो इन दोनों का जो प्रधान होता है या इनका जो मुखिया होता है, वो ये सिर्फ एक बिंदु के समान कौन है? प्रधानमंत्री, यानी कि ये केंद्र बिंदु रहता है इनका। तो यदि हम देखें तो एक प्रकार से ये आंसर सही है। कह रहा है संघीय मंत्रिमंडल ये रहा, संघीय मंत्रिपरिषद ये रहा, प्रधानमंत्री ये रहा, और साथ में उपरोक्त सभी भी कह रहा है। अब बताओ आप आंसर क्या होगा यहां पर, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं संविधान, और संविधान एक ऐसी विषय वस्तु है जिसे समझना जरूरी है। आप कितना ही रटेंगे, रट कर आप मुश्किल से एक एग्जाम पास कर लेंगे, दूसरे एग्जाम तक आप वापस भूल जाएंगे। फिक्स है। यदि आपको लंबे समय तक संविधान याद रखना है तो उसको पढ़ने का जो तरीका है, उसको समझने का जो कंसेप्ट है, वो आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जिससे आपको, मैं कहता हूं, ताउम्र जिंदगी भर आप संविधान नहीं भूलेंगे। आप अनुच्छेद भूल सकते हैं, अनुच्छेद आप फिर भी भूल सकते हैं, लेकिन संविधान के कंसेप्ट आप जब तक आप जिएंगे तब तक आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आंसर होगा केवल मंत्रिपरिषद, ना तो मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि ये लालच है, और ये लालच एग्जामिनर आपको देगा और क्वेश्चन गलत करने का, आपसे गलत करवाने का प्रयास जरूर करेगा। और छोटे बच्चे लॉलीपॉप को देखकर लालच में आ जाते हैं, और हम भी तो क्या है, छोटे ही हैं, क्योंकि एग्जामिनर को काफी अनुभव हो गया, काफी वर्ष हो गए पेपर बनाते हुए, तो ऐसा पेपर तो नहीं बना के देगा आपको बिल्कुल हलवा कि भैया आप सीधा खाइए चम्मच से उठा के। कुछ सोच समझ के आपको प्रत्येक पेपर में लगभग 15 सवाल ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल इजी लगेंगे और जिनके उत्तर भी आप देकर आएंगे, लेकिन घर आकर चेक करेंगे तो मुश्किल से उसमें से 5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस के आपके आंसर राइट होंगे, 10 क्वेश्चंस आप गलत करके आएंगे, ये डेफिनेटली।
और इन 10 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको पता है, और ये प्रत्येक एग्जाम में होता है, और फिर हम कहते हैं अब मैं 0.2% से रह गया, अब मैं 0.3% से रह गया। तो भैया रहते जाओ, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे ऐसे ही रहोगे। मैं ये नहीं कि चाहता हूं कि आप रहें, लेकिन इसका अर्थ ये है कि हमने हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रखी है। देखो दोस्तों, जो अपनी कमियों से सीखता है, सुधार करता है, वही आगे बढ़ता है। यदि आप अपनी कमियों को इग्नोर कर रहे हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि आप पतन की ओर हैं, आप कभी शिखर की ओर नहीं जा सकते। मैं जो सच है वही बोलता हूं, मेरी आदत है। साफ कहना सुखी रहना, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, क्या है? साफ कहना सुखी रहना। क्योंकि जबरदस्ती किसी को झूठी दिलासा दिलाने से अच्छा है कि उसको आईना दिखा दिया जाए, तो कम से कम वो आगे का भविष्य तो संवार सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम अगले कंसेप्ट की ओर बात करें, जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित अगले जो प्रावधान है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है, उन्होंने उतार लिया होगा, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखो दोस्तों, घोषणा जारी रखने का प्रावधान, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर यही है। अगला जो सवाल हमारा बनेगा वो यही बनेगा कि वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा एक बार लागू कर दिया गया, यानी कि उसकी घोषणा कर दी गई, तो उस घोषणा को अनुमोदन किस प्रकार से मिलेगा, आगे वो किस प्रकार से जारी रहेगा, किस प्रकार से प्रत्येक 6 माह पर उसे अनुमोदित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उन सभी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो आप जो सभी मेरे मित्र हैं, तो देखिए, घोषणा जारी रखने का प्रावधान। अब साहब घोषणा जारी रखेंगे कैसे? देखो, वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित करवाना आवश्यक है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां आपके सामने जो लाइन लिखी गई है, हालांकि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम आपातकालीन शक्तियां काफी लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बार बार लैंग्वेज यही है, सिर्फ यहां पे बहुमत का प्रकार बदलता है या फिर महीने बदलते, चीजें वही हैं। फिर भी देखो, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित करना आवश्यक है या करवाना आवश्यक है। टाइम पीरियड क्या है? 2 माह। ठीक है, कौन से अनुमोदन से? संसद के साधारण बहुमत से। ठीक है, अब यहां पे यदि मैं आपको बताऊं तो आपको एक बात याद रखनी है। देखो, सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रपति शासन है, किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल,
यदि हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, वहां पे ही सिर्फ टाइम कितना है, 1 माह है। और साथ में क्या कहा गया है, जो है संसद का विशेष बहुमत। इसी के बाद में जब हमने राष्ट्रपति शासन की बात की तो वहां पे क्या था दोस्तों, राष्ट्रपति शासन में यहां पर आपका 2 माह हो गया और साधारण बहुमत हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको जब आप राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति शासन में जिस प्रकार से जो है प्रस्ताव पारित किया जाएगा, सेम उसी प्रकार से वित्तीय आपातकाल का प्रस्ताव भी संसद से पारित किया जाएगा। दोनों का टाइम ड्यूरेशन एक ही है, 2-2 माह, और राष्ट्रीय आपातकाल का कितना है, 1 माह। मैंने यहां तीनों एक साथ इसलिए लिखे हैं, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि संसद द्वारा आपातकालीन प्रावधान पारित करने की समय अवधि है। ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले ही था, वित्तीय आपातकाल का प्रस्ताव, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह में पारित होनी चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह में पारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 माह में पारित होनी चाहिए। वित्तीय आपातकाल के लिए वित्तीय आपातकाल साधारण बहुमत से पारित होता है, और वहां ऊपर जो लिखा हुआ था उसमें समय अवधि के संबंध में एक सवाल, निम्न में से कौन सा गलत है। तो आपको याद पड़ गया कि पहला ही ऑप्शन गलत है, वित्तीय आपातकाल में कितना था, 2। तो ऐसा सवाल पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछता है उपरोक्त में से, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। नहीं वाले सवाल ज़्यादा हमारे राजस्थान के एग्जाम्स में आजकल देखने को मिल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, घोषणा जारी रखने का प्रावधान कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसके जो इफेक्ट हैं, इसके जो प्रभाव हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी अवधि की, यानी कि इसका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, कितने समय तक ये लगाया जाएगा, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। तो यहां आपको अगला जो पॉइंट है वो क्या लिखना है, वित्तीय आपातकाल की अवधि। ठीक है दोस्तों, अब वित्तीय आपातकाल की जो अवधि है उसके बारे में यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो मैं आपको यहां साफ साफ बता देना चाहता हूं, यदि संसद एक बार दोनों सदनों से इस उद्घोषणा को मंजूरी प्रदान कर देती है तो वित्तीय आपातकाल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता। एक बार पुनः सुन लीजिए, वित्तीय आपातकाल की अवधि सामान्य शब्दों में मैं आपको बता दूं, यानी कि एक बार वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, वित्तीय आपातकाल की जो उद्घोषणा को संसद द्वारा एक बार मंजूरी प्रदान कर दी गई, एक बार प्रस्ताव पारित कर दिया गया, तो ये अनंत समय तक जारी रह सकता है जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। तो यहां से अब 2 सवाल हो गए। जारी रखने के बाद अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, एक बार संसद ने पारित कर दिया तो उसके बाद प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन नहीं किया जाएगा। नंबर 2 चीज, संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है, यानी कि वित्तीय आपातकाल को वापस, इसके बाद में हम वित्तीय आपातकाल को वापस लेने की बात भी करेंगे। तरीका क्या होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय इसे वापस लिया जा सकता है, तो उस समय भी संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों ही पॉइंट लिखवा देता हूँ साथ में, फिर हम प्रभावों की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें साथ में चलो यहाँ लिखवा देता हूँ, पहले इसको, है जगह स्पेस है। देखिए, यदि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को
2 माह के भीतर, पूरा ही लिख लो, संसद साधारण बहुमत द्वारा एक बार मंजूरी प्रदान कर देती है, साधारण बहुमत द्वारा एक बार मंजूरी प्रदान कर देती है, या साधारण बहुमत द्वारा एक बार पारित कर देती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। एक ही बात है, ठीक है। तो एक बार मंजूरी प्रदान कर देती है, तो राष्ट्रीय, सीधा लिखो, राष्ट्रीय लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख लो वित्तीय आपात। समय यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए सीधा आप लिख लिए। मैं लिखा था राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल, आप सीधा लिख लो वित्तीय आपात जब तक जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा, आप इसको यूं कर लो, तब तक जारी रहेगा, क्योंकि अगला हम लिखेंगे इसी में, जब तक इसे वापस न लिया जाए। अब मैंने आपको जो 2 पॉइंट बताए थे वो भी लिखने हैं दोस्तों, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं 2 पॉइंट यहां लिखवा दूंगा और फिर वापस लेने का तरीका लिखवा दूंगा। जल्दी करो। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों ने, उम्मीद करता हूं यहां से उतार लिया होगा, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें जैसा अगर आपके मन में बन रहा हो कि सर ने यहाँ से कुछ बताया नहीं, तो यहाँ से सिर्फ ये लिखना है संसद मंजूरी प्रदान। मंजूरी कैसे करेगी? साधारण बहुमत से, यानी कि एक बार प्रदान करने के बाद में ये जब तक जारी होगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल की अवधि मैं आपको आगे लिखाने वाला हूँ कि इसका जो समय है वो निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, और इसे जारी रखने के लिए यदि मैं बात करूं तो किसी संसद की पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, या संसद के पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो यहां पर हम 2 पॉइंट और लिखेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, भूल गए? याद है तो बताओ कि इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि वित्तीय आपातकाल की जो अधिकतम सीमा है उसका निर्धारण नहीं किया गया है, पहली चीज। नंबर 2 चीज, इसे प्रत्येक 6 माह पर संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, या हम सीधा यूं भी कह सकते हैं कि संसद से एक बार लागू होने के पश्चात संसद से पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। वित्तीय आपात की अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। पहली बात तो ये। नंबर 2, वित्तीय आपात को संसद से एक बार मंजूरी के पश्चात पुनः
मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपके सामने दोनों ही जो प्रावधान है वो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी या आवश्यक नहीं है। आप ऐसा आराम से इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको आराम से एक बात याद रखना है कि एक बार मंजूरी दे दी तो संसद की क्या होगी, पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया। आपात की अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि इसका अधिकतम कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि वित्तीय आपातकाल की सीमा कितनी होगी, वित्तीय आपातकाल कितने समय तक लागू रहेगा, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि मैं आगे बात करूं तो दूसरा पॉइंट ये भी इसी बात की ओर इशारा करता है। यहां भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वित्तीय आपातकाल एक बार पारित करने के पश्चात इसे पुनः संसद से अनुमोदन की आवश्यकता है। ऐसा भी कोई प्रावधान अनुच्छेद 360 में नहीं है। तो उन दो आधारों पर ये दो निष्कर्ष निकलते हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हमने जब वित्तीय आपातकाल की अवधि की बात कर ली है, तो अब हम आगे बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की वापस लेने के तरीके के बारे में। ठीक है, तो मैं यहां इसको लिख देता हूं कि वित्तीय आपात की समाप्ति का तरीका। तो देखो दोस्तों, यदि मैं यहां आपको बताना चाहूं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है, या मैं सीधा यूं कह दूं कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वित्तीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां आप लिख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वित्तीय आपात को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों, अब तक के जो प्रावधान आपने पढ़े उसमें ये सारे कंसेप्ट यहां से क्लियर हो चुके हैं। अब इसके प्रभावों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, प्रभावों के बारे में हम कल बात करेंगे, अगली कक्षा में बात करेंगे। इसका कारण देखो दोस्तों, वीडियो का जो हमारी कक्षा का जो समय है वो निर्धारित है कि 45 से जो है हम कहें 60 मिनट के बीच में एक कक्षा होनी चाहिए। इससे अधिक लंबी कक्षा तो फिर क्या होता है, थोड़ा बोरिंग फील होने लग जाता है। यदि हमें किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है तो ऐसा अक्सर होता है। तो हम अब जो लमसम 1 घंटे की क्लास का एवरेज लेकर चलते हैं। तो हम कल इसके वित्तीय आपातकाल के जो प्रभाव हैं, जो इफ़ेक्ट हैं, वो क्या पड़ेंगे एक आम आदमी के ऊपर, एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर, किस प्रकार से वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है, उन सभी के बारे में कल हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से मैं आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ में, जिससे आपको आसानी से सभी कंसेप्ट, सभी चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी।
क्योंकि हम कभी भी हमारे परिवार की गतिविधियों को नहीं भूल सकते। इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि हम हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा हैं, और जिस परिवार का हम हिस्सा हैं उसकी यादें हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। और यदि हम उससे रिलेटेड करके किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो वो निश्चित तौर पर ताउम्र हमें याद रहने वाली है। तो मेरे सभी दोस्तों, हम कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते आप सभी से एक विशेष निवेदन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो आपको बेल आइकन दिखता है उसको प्रेस करें, उस पर ऑल जो नोटिफिकेशंस का है उस पर क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए और साथ ही में अपने सभी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे निःशुल्क एजुकेशन के माध्यम से उद्देश्य से जो शुरू की गई हमारी कक्षाएं हैं उनका फायदा प्रत्येक विद्यार्थी को मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो कल पुनः मिलेंगे।